हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली घटना पर बात करेंगे। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में बोली गई महज 43 शब्दों की एक टिप्पणी ने रातों रात एक विशाल और व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन का रूप ले लिया। ये पूरी कहानी है कॉकरोच जनता पार्टी के जन्म और उसके असर की। आइए देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन मुख्य बिंदुओं से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस अदालती चिंगारी से जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। फिर हम कॉकरोच पार्टी के बनने, उनके तीखे व्यंग, ऐसे शब्दों के पीछे के ऐतिहासिक और कानूनी वजन, और अंत में इस डिजिटल विरोध पर सरकार की कार्रवाई को समझेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, द जुडिशियल स्पार्क, यानी वो 43 शब्दों की टिप्पणी जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें 15 मई 2026 की एक अदालती सुनवाई को देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच फर्जी लॉ डिग्री के मामले की सुनवाई कर रही थी और इसी दौरान चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच और परजीवी यानी पैरासाइट्स की तरह हैं, जिन्हें जब कोई काम नहीं मिलता तो वो मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। जाहिर है, जब देश की सबसे बड़ी अदालत से ऐसे शब्द आए तो रिएक्शन तो होना ही था। आम जनता ने इसे मुश्किल अर्थव्यवस्था से जूझ रहे बेरोजगार युवाओं का सीधा अपमान माना। विवाद को बढ़ता देख अगले ही दिन चीफ जस्टिस ने सफाई दी। उनका कहना था कि उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री के सहारे पेशे में घुसते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि युवा असल में एक विकसित राष्ट्र के स्तंभ हैं। लेकिन तब तक मामला काफी आगे बढ़ चुका था और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की, बर्थ ऑफ द कॉकरोच पार्टी। आइए देखते हैं कैसे लोगों का गुस्सा एक तीखे व्यंग में बदल गया। चीफ जस्टिस के स्पष्टीकरण आने तक इंटरनेट अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। आप इस टाइमलाइन को देखिए। महज 72 घंटों के भीतर अभिजीत डिप्के नाम के एक व्यक्ति ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की पूरी वेबसाइट लॉन्च कर दी और रिस्पॉन्स ऐसा था कि कुछ ही दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने डिजिटल मेंबरशिप ले ली और इसके फॉलोअर्स का आंकड़ा 1 मिलियन को भी पार कर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ एक इंटरनेट जोक था, लेकिन नहीं। इस मीम के पीछे सीजेपी ने एक बहुत ही सीरियस और वायरल घोषणापत्र जारी किया। इनकी मांगे कोई मजाक नहीं थी। इन्होंने मांग की कि रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट न मिले, वैध वोट कटने पर मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगे, संसद में 50% महिला आरक्षण हो और दल बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगे। मतलब मजाक के कवर में बेहद गंभीर राजनीतिक सुधारों की आवाज उठाई गई। इसी के साथ एक नारा खूब वायरल हुआ, मैं भी कॉकरोच। छात्रों, फ्रीलांसरों और एक्टिविस्ट्स ने, जिन्हें लग रहा था कि सिस्टम उन्हें इग्नोर कर रहा है, उन्होंने इस अपमानजनक शब्द को ही अपना हथियार बना लिया। सोशल मीडिया बायो से लेकर 799 रुपए की टी-शर्ट्स तक युवाओं ने इस नेगेटिव शब्द को एक बैज ऑफ ऑनर यानी सम्मान के प्रतीक की तरह पहनना शुरू कर दिया। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे इस मीम ने एक फॉर्मल और असली रूप लेना शुरू कर दिया। इस आंदोलन का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो चीज एक इंटरनेट ट्रेंड के रूप में शुरू हुई, उसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी नाम से 2 आधिकारिक ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल कर दिए गए, और वो भी क्लास 45 के तहत, जो लीगल और पर्सनल सर्विसेज से जुड़ा होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। अब इन मीम्स और व्यंग से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जहां हम इन शब्दों के ऐतिहासिक और कानूनी प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। अगर हम कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क्स की बात करें तो विश्लेषकों ने यूनाइटेड नेशंस के रबात प्लान ऑफ एक्शन का हवाला दिया है। ये नियम ये तय करता है कि कोई बात कब भड़काऊ हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा अहमियत इस बात को दी जाती है कि बोलने वाले की पोजीशन क्या है। जानकारों का कहना है कि जब एक चीफ जस्टिस जैसे इतने ऊंचे और सम्मानित पद पर बैठा व्यक्ति अमानवीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसका असर और भी ज्यादा गहरा और चिंताजनक हो जाता है। और क्रिटिक्स इतने परेशान क्यों थे? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी राज्य की संस्थाओं ने इंसानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, नतीजे बहुत डरावने रहे हैं। द वायर जैसे पब्लिकेशंस ने याद दिलाया कि कैसे 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय को कॉकरोच कहा गया और नाजी जर्मनी में यहूदी लोगों के लिए परजीवी यानी पैरासाइट्स जैसे शब्दों को आम बना दिया गया था। कमेंटेटर्स इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसी भाषा का असर बहुत ही खतरनाक तरीके से काम करता है।
ये बेरोजगार लोगों को एक खराब इकोनॉमी के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी बीमारी या इन्फेक्शन के रूप में पेश करता है जो एक स्वस्थ समाज का खून चूस रहा है। और फिर ऐसा लगने लगता है कि समाज को बचाने के लिए इन लोगों को हटाना ही एकमात्र इलाज है, जो कि सीधे तौर पर किसी भी इंसान की डिग्निटी को खत्म कर देता है। और यहीं से एक बहुत ही गहरी कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन या कहें एक संवैधानिक विरोधाभास पैदा होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम है हमारे आर्टिकल 19 के तहत फ्री स्पीच और आर्टिकल 21 के तहत सम्मान से जीने के अधिकार की रक्षा करना। लेकिन इन टिप्पणियों के बाद कई युवा कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि जिस संस्था का काम उनके अधिकारों को बचाना है, अनजाने में उसी ने उनके इन अधिकारों का हनन कर दिया है। इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। जब इतना बड़ा डिजिटल मूवमेंट खड़ा हो गया तो जाहिर है सिस्टम भी चुप नहीं बैठने वाला था। जैसे ही मूवमेंट ने 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार किया, सरकार का एक्शन भी उतनी ही तेजी से आया। भारत सरकार की तरफ से एक लीगल डिमांड इशू की गई और इसका नतीजा ये हुआ कि सटारिकल मूवमेंट का जो प्राइमरी कम्युनिकेशन चैनल था, यानी एक्स पर उनका ऑफिशियल अकाउंट, उसे भारत में सस्पेंड कर दिया गया। अब आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही जरूरी और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब देश की सर्वोच्च अदालत से कोई विवादास्पद बात निकलती है, तो क्या एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को इस तरह के व्यंग्यात्मक डिजिटल विरोध को जगह देनी चाहिए, या फिर संस्थाओं का सम्मान और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार का ऐसे अकाउंट्स को बंद करना जरूरी है? इस पूरे विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं, इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।